हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 1 फिजिक्स जेनरिक कोर्स का लेक्चर नंबर 5 है। मैकेनिक्स का कोर्स है और हम लोग वेक्टर एनालिसिस कर रहे थे। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस में हम लोग ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। तो हम ऑर्डर थोड़ा चेंज करेंगे, सिलेबस इस ऑर्डर में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे इसके बाद वेक्टर इंटीग्रेशन पे आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड वेक्टर इंटीग्रेशन करेंगे। ये फर्स्ट हम कर रखा है हमने। सेकेंड हम वेक्टर इंटीग्रेशन करेंगे और थर्ड पार्ट में हम इसको करेंगे। पहले स्केलर वेक्टर फील्ड करेंगे, फिर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल करेंगे थर्ड पार्ट। और फोर्थ पार्ट में हम दोनों थ्योरम करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर इंटीग्रेशन से। वेक्टर इंटीग्रेशन में तीन तरह के इंटीग्रेशन हमारे पास है जो आपके सिलेबस में है: लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो हम लाइन इंटीग्रल से स्टार्ट करते हैं। लाइन इंटीग्रल क्या है? सिंपल, जैसा कि नाम से क्लियर है। लाइन इंटीग्रल मतलब द इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग ए कर्व इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। द इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर along the integration of a vector along a curve is called line integral. Line integral of that vector. Suppose हमने कोई वेक्टर v लिया. Let us consider a vector v. Let us consider a वेक्टर v लिया, ठीक है, और उसको इस कर्व के अलॉन्ग सपोज मुझे इंटीग्रेट करना है। ये x है, ये y है और ये z है। हमने कोई कर्व ऐसे बना लिया, कोई कर्व सपोज हमारे पास ऐसा कर्व है, पॉइंट ए, पॉइंट बी। ठीक है, तो ये मैंने ए मान लिया, पॉइंट बी, और मुझे ए से बी इस कर्व के लॉन्ग इंटीग्रेट करना है। अब ये वेक्टर सपोज जो हमने वी वेक्टर लिया है वो अगर इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हमने क्या कहा, हमें इंटीग्रेशन लेना है कर्व के लॉन्ग। तो अगर वी ये है, कर्व के लॉन्ग उसका कंपोनेंट क्या होगा, मान लीजिए इधर डी आर है डिस्प्लेसमेंट, ये इस पॉइंट से एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने डी आर ले लिया, या डी आर है, ये वी वेक्टर है या डी आर वेक्टर है। तो कर्व के लॉन्ग हमारा क्या हो जाएगा, वी डी आर कॉस थीटा या वी कॉस थीटा इंटू डी आर। तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगा, वेक्टर लॉन्ग कर्व, वेक्टर अलोंग कर्व जो होगा दैट इज वी कॉस थीटा डी आर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी डॉट डी आर। और इस कर्व के लॉन्ग कर रहे हैं, जिसको हम अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशन वी डॉट डी आर अलोंग पाथ ए बी, अलोंग कर्व या पाथ ए बी। ठीक है, ये हमारा लाइन इंटीग्रल हो गया। ठीक है, अगर आप पॉइंट लिखते हैं अलोंग कर्व, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट की। मान लीजिए इस कर्व का नाम हमने C1 दे दिया, तो अलोंग C1 को लिख सकते हैं वी डॉट डी आर, या इसी को हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ए टू बी वी डॉट डी आर। ठीक है, अगर हम क्लोज कर्व ले लें, सपोज हम ए से बी गए और बी से ए आए, तो उसको अगर इंटीग्रेशन फॉर्म में दिखाना चाहेंगे फॉर क्लोज कर्व,
फॉर क्लोज्ड कर्व, जो हमारा लाइन इंटीग्रल होगा आई, उसको हम ऐसे शो करते हैं, क्लोज्ड कर्व v डॉट डी आर। इसका मतलब क्या हुआ, ये ए से बी, हम इधर से मान लीजिए हमने एक डायरेक्शन ले लिया कि इधर से ले जा रहे हैं, इधर से वापस आ रहे हैं, तो ए टू बी वी डॉट डी आर प्लस बी टू ए वी डॉट डी आर। ये मेरा इसका मतलब हो गया, कर्व C1 के थ्रू गए और C2 के थ्रू वापस आए क्लोज कर्व में, हमारा इस तरह से क्लोज सर्कल दिखाते हैं वी डॉट डी आर। ये हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर अलॉन्ग द कर्व क्लोज, दिस क्लोज कर्व ए टू बी और फिर बी टू ए से ए। ठीक है, अब भाई किसको हम निकालेंगे कैसे? सॉल्यूशन करने के लिए, इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको अटैक कहाँ पे करना है? स्केलर फंक्शन का हम इंटीग्रेशन निकालना जानते हैं, तो पहला काम करेंगे इस वेक्टर को हम स्केलर के फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा v है, तो v इज बेसिकली फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट, v इज फंक्शन ऑफ r, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखिएगा तो x y z। ठीक है, v जो है x y z का फंक्शन है। अब x y z का फंक्शन है, अब यहाँ पे हम अगर इसको स्केलर फॉर्म में लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? देखिए हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल आया है वो आया है i इज इक्वल टू v डॉट डी आर। सपोज अभी हम कर्व C1 की बात कर रहे हैं, अलॉन्ग कर्व C1 जो ऊपर वाला कर्व था, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? v और डी आर दोनों वेक्टर्स हैं। v हमारे पास क्या आएगा? v x, v फंक्शन हम लिख सकते हैं x y z का है। ठीक है, तो v और ये dx, तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हम तोड़ते हैं, तो क्या आता है? वी एक्स आई प्लस वी वाई जे वी जेड के, और ये आएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब आप जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपके पास ये जो आई जे के हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं, वो इंडिपेंडेंट फेजेस और कॉन्स्टेंट्स हैं, जिसको हम इंटीग्रेशन के बाहर कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर हम स्फेरिकल पोलर या सिलिंड्रिकल लेंगे तो उस केस में हम यूनिट वेक्टर को बाहर नहीं निकाल सकते, वहाँ वेरिएबल, वो वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं C1 कर्व पे है वी एक्स एक्स वाई जेड डी एक्स प्लस जे वी वाई एक्स वाई जेड डी वाई C1 प्लस C1 वी एक्स, सॉरी वी जेड हो जाएगा, ये वी जेड एक्स वाई जेड डी जेड, और ये के बाहर आ जाएगा। अब आप एक बात समझिए, हमारे पास इंटीग्रेशन यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, और ये v है x y z का फंक्शन, हर जगह x y z का फंक्शन है। तो हम इंटीग्रेट तभी कर पाएंगे, इंटीग्रेट हम तभी कर पाएंगे जब हम y और z को x के टर्म में यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, ये तीनों फंक्शन, तीनों वेरिएबल का डिपेंडेंस है v, तो हमको एक में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्या काम है? हम कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन अलोंग ए कर्व, और जो कर्व हमारा है या लाइन जो है, कर्व या कर्व लाइन जो है, कर्व है, कर्व या लाइन जो भी कहें, वो उसमें कोई एक वेरिएबल ही चेंज कर रहा है। अगर आप एक सिंपल लाइन बनाते हैं, कर्व बनाते हैं, तो क्या होगा? दो तीन कोऑर्डिनेट में एक कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, दो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हमको उसी को ध्यान में रखते हुए जो v का डिपेंडेंस है वो एक वेरिएबल पे लाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए v x y z तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो y और z जो है वो x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा, तभी हमारा इंटीग्रेशन हो पाएगा।
उसी को हम एक लाइन लिखते हैं। तो हमने क्या पहला पॉइंट कहा था कि वेक्टर इंटीग्रेशन है, उसको पहले हम स्केलर फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, स्केलर फॉर्म में ले आए, ये यूनिट वेक्टर्स बाहर हो गए क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में यूनिट वेक्टर कांस्टेंट हो रहेंगे आई जे के। हर जगह ये केस नहीं होगा, मैं पहले बोल चुका हूँ। दूसरी बात कि अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको यहाँ जो वाई और जेड का डिपेंडेंस है वो हटाना पड़ेगा, मतलब वाई और जेड को भी हमें एक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमको एक्स और जेड को वाई के टर्म में लिखना पड़ेगा, तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। एंड अकॉर्डिंग सिमिलरली थर्ड पी आपका उसी तरह से करना, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। सिंस वी हैव टू इंटीग्रेट अलोंग ए कर्व और ए लाइन, वी हैव टू टेक वाई एंड जेड, we have to take y and z in terms of x in case of integration with respect to dx, and similarly for the integrals with respect to y and z। ठीक है, तो dx के बजाय अगर हम यहाँ y z लिखे तो यहाँ भी हम x लिखे तो x का मतलब dx ले रहे हैं स्मॉल। ठीक है, रिस्पेक्ट टू x, यहाँ y z लिखा, यहाँ भी आप dy dz लिखते तो एक ही बात था। ठीक है, तो ये आपको भी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में जब हम एक प्रॉब्लम करेंगे। और एक बात और है, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन पाथ डिपेंडेंट है। कुछ केसेस में इंटीग्रल्स जो है लाइन इंटीग्रल वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सम स्पेसिफिक केसेस में। यहाँ पे क्या है, हर एक इंटीग्रल जो है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, हर एक पाथ के हिसाब से इंटीग्रेशन वैरी कर रहा है। लेकिन कुछ केस में आपका इंटीग्रेशन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो वैसे वेक्टर फील्ड्स को हम या वेक्टर्स को जिसका इंटीग्रेशन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा वो कंजर्वेटिव फंक्शंस या कंजर्वेटिव वेक्टर्स या कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड्स कहलाएंगे। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम इंटीग्रेशन इसका करके देखते हैं कि कैसे हमारा आता है। एक प्रॉब्लम करेंगे। मेन देखिए दिक्कत कहाँ पे होती है, इंटीग्रेट अगर एक फंक्शन दिया हुआ आपको इंटीग्रेट करके देखना है तो एक ही बात याद रखना है, पहला काम एक वेरिएबल के टर्म में सबको ले आइए। ठीक है, जिस कर्व के अलॉन्ग आपको करना है इंटीग्रेशन, तो एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक वेरिएबल होगा, बाकी दोनों वेरिएबल अदर जो वेरिएबल अगर है वाई जेड या कोई भी एक वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक वेरिएबल रहेगा, दोनों अदर वेरिएबल्स को उसी के फॉर्म में के टर्म में ले आइएगा। अभी हम एक प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक फंक्शन है आपके पास v। ठीक है, ये फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक निकालना है, फ्रॉम इस पॉइंट ए और बी, फिगर में दिखाया हुआ ए और बी से। ए का कोऑर्डिनेट आपका 1 1, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है। तो ये 1 1 और जेड 0 है, 1 1 0 हो गया, और ये 2 2 0 हो गया। ठीक है, तो आपको इस पाथ के अलॉन्ग निकालना है और इस पाथ के अलॉन्ग निकालना है लाइन इंटीग्रल। ठीक है, और फिर दोनों कंबाइन कहाँ से कहाँ कर रहा है कि ए से बी जाएगा और फिर बी से इस पाथ से होते हुए ए आएगा। तो क्लोज कर्व के लिए भी इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब लाइन इंटीग्रल एक बार हम इस पाथ के अलॉन्ग निकालेंगे, एक बार इस पाथ के अलॉन्ग निकालेंगे, और फिर दोनों कंबाइन करके किस क्लोज्ड पाथ के अलॉन्ग ऐसे निकालेंगे। ठीक, तो हमारा पहला काम क्या था, इंटीग्रेशन को लिखना। तो अब लिखिए यहाँ सॉल्यूशन। हमारे पास इंटीग्रल क्या हो जाएगा, v है, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया हमने, v डॉट डी आर निकालना क्या है, v डॉट डी आर ही निकालना है हमको। और अभी हम पाथ 2 ले रहे हैं, अलोंग पाथ 2, ये हो गया हमारे पास। अब पाथ 2 है तो पाथ 2 का इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि v क्या है, पहले इसको लिख देते हैं। v आपके पास जो है वो दिया हुआ है, और डी आर आपके पास क्या होगा, डी आर आपको पता है, सिंस यहाँ लिखते हैं, ये v आ गया वाई स्क्वायर आई जो दिया हुआ है, प्लस 2x वाई प्लस 1 जे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और डी आर क्या हो जाएगा, डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड की इंटीग्रेशन होगी। अब डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर डी एक्स
प्लस 2xy प्लस 1 dy। ठीक है, ये आपका आ गया। तो इन जनरल इसको भी पाथ 2 को हटा दीजिए। इन जनरल मतलब हमने ये निकाला v डॉट डी आर। अब हम पाथ खोलेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास आई आ गया। अब हम पाथ एक एक पाथ के लोग चुनते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर दीजिए। चूंकि पाथ अपन मैंने क्या बताया था, किसी भी कर्व के लोग लेंगे तो हमको 2 वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल ही रखना है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, बाकी सबको हम उसी वेरिएबल के टर्म में ले आएंगे। तो अगर हम लिखते हैं इंटीग्रेशन अलोंग पाथ 2 का मतलब क्या हुआ, ए से बी की ओर हम ले रहे हैं। ए हमारा क्या है 1 1 0 से, बी हमारा आएगा 2 2 0। और पाथ 2 कैसा होगा, तो इस पॉइंट से जो लाइन है इसका आप इक्वेशन निकालना चाहें तो 2 लाइन अगर 2 पॉइंट दिया हो तो उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपके पास है। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इजकल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। 2 पॉइंट अगर दिए हैं, दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन ये है आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको पता है। तो इसको यूज़ करके हम इस पाथ का इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा y माइनस y1 है, तो y माइनस y1 ये x1 y1 z1 हो गया, x2 y2 z2 हो गया। तो आ गया y माइनस y1 मतलब 1, y2 2 माइनस 1 बटे x2 2 माइनस 1, x माइनस x1 1। तो आपके पास बेसिकली क्या आ गया, y इजिकल टू एक्स। ये लाइन आ गया आपका y इजिकल टू एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या, dy इजिकल टू dx। इसको नोट कीजिए। अब इस इक्वेशन में हम हर एक टर्म को x में चेंज कर सकते हैं। या तो हर एक को आप x में चेंज कर लीजिए, या तो हर एक को y में चेंज कर लीजिए। ठीक है, दोनों भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबको x के टर्म में चेंज कर रहा हूँ। तो i हमारा क्या हो जाएगा, और x में चेंज करेंगे तो x का लिमिट लेंगे। x का लिमिट क्या होगा 1 से 2, x यहाँ 1 है 2, तो x के टर्म में चेंज कीजिए। तो वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, dx रहने दीजिए। 2x रहेगा, y की जगह x लिख रहे हैं प्लस 1, और dy की जगह dx हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये आपका इंटीग्रेशन बेसिकली क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x dx एलोंग पाथ 2। एलोंग हम लोग पाथ 2 कर रहे हैं, एलोंग पाथ 2। भी क्या हो गया, 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x आ गया। तो हम आगे लिखते हैं इसी को। ये हमारे पास इंटीग्रेशन जो आ रहा है अलोंग पाथ 2, ये आ गया यहाँ अलोंग पाथ 2। यह कितना आया था, 3x स्क्वायर था, 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, 3x स्क्वायर प्लस 2x dx। और अलोंग पाथ 2 ले रहे हैं तो कहाँ से कहाँ लिमिट जाएगा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो x का लिमिट क्या है, पॉइंट ए था 1 1 0 और पॉइंट बी था 2 2 0। तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से 2। इसको रखेंगे 1 से 2, 3x स्क्वायर प्लस 2x dx। इंटीग्रेट कर लीजिए इसको, सिंपल है। तो क्या हो जाएगा 3x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 का लिमिट क्या लेंगे 0 से 1। लिमिट हमारा आएगा 0 से 1 नहीं, सॉरी 1 से 2। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू। तो ये 3 3 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया। तो पहला लिमिट अपर लिमिट बैठाएंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा और फिर 4 हो जाएगा। लोअर लिमिट बैठाएंगे तो 1 प्लस 1, तो 12 में 2 गया बस 10 आया।
तो आई आपका आ गया, मतलब अलोंग पाथ 2 आपके पास जो इंटीग्रेशन आया वो 10 आया। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए। ठीक है, ये हमने क्या किया, 2 पाथ दिया हुआ था आपके पास, ये पाथ दिया हुआ है, देखिए यहाँ फिर से डायग्राम में, ये ए से बी, ये पाथ 2 था, और ये इधर से जाएगा तो पाथ 1 होगा। ठीक है, तो हम इस पाथ के अलोंग, मतलब यहाँ से जब ए से बी जा रहा है तो हमने निकाल लिया, अब हम इसके अलावा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे पाथ में 2 पार्ट है, यहाँ ओ है, ए से ओ और ओ से बी, दोनों का सम होगा तो वो ए से बी की ओर जाएगा, इस पाथ से, पाथ नंबर 1 से। तो यहाँ लिखते हैं अलोंग पाथ 1। इसमें क्या होगा, इसको आई प्राइम मान लेते हैं। आई प्राइम क्या होगा हमारे पास, अलोंग पाथ 1, ये क्या है, वी डॉट डी आर, और वी डॉट डी आर हम निकाल चुके हैं। वी डॉट डी आर हमारे पास क्या आया था, वी डॉट डी आर हमारे पास आया था, देख लीजिए, यह है हमारा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अलोंग पाथ 1। ठीक है, अब पाथ 1 में 2 पार्ट है, ए से ओ और ओ से बी, 2 लाइन है। ठीक है, तो हम पहले इसका इक्वेशन निकालेंगे, इसको 2 पार्ट में इसको कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x वाई प्लस 1 डी वाई अलोंग ए ओ, अलोंग पाथ ए स्मॉल ए ओ, इधर यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा क्या हो जाएगा, सेम अलोंग पाथ ओ बी, ओ बी। तो ओ बी से क्या आ जाएगा आपके पास, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x वाई प्लस 1 डी वाई, ये आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, जिस पाथ के लोग निकालना है उसी पाथ के लोग हम पाथ का इक्वेशन निकालेंगे, ताकि हम 2 वेरिएबल्स जो हमारे पास हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, उसको हम एक वेरिएबल के इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाएँ। हमेशा हमको लाइन, सिंगल लाइन के अलॉन्ग करना है, इसलिए 2 वेरिएबल रहें या 3 वेरिएबल रहें तो हम सबको एक वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे, ताकि वो हमारे पास इंटीग्रेबल हो जाए। तो अब देखिए, दोनों का लिखते हैं अलॉन्ग पाथ ए ओ, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, सो देखिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, वाई जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी हमने लगाया था, वाई माइनस वाई वन इसका, देखिए क्या आता है, दोनों पाथ का हम निकालते हैं। तो पाथ क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ए ओ के अलॉन्ग ले रहे हैं तो क्या है, 1 1 0 से 2 1 0, मतलब x1 1 है, y1 1 है, x2 2 है, y2 1 है। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन कितना है 1, y2 माइनस वाई माइनस 1, x2 माइनस x1, सॉरी y2 है, y2 आपका 1 है तो 1 बन जाएगा, y2 1 है, y1 1 है, और x2 आपका 2 है, ये 1 है, और x माइनस 1 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर डी वाई इज इक्वल टू 0। ये अलॉन्ग ए ओ का हमारा कंडीशन निकल गया। सिमिलरली अलॉन्ग बी ओ का निकाल लेते हैं, दोनों का साथ साथ कर लेंगे, या तो फिर यहाँ पे निकाल लीजिए, इसको हम I1 प्राइम कर देते हैं और इसको I2 प्राइम मान लेते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रेशन I1 प्राइम, ये I2 प्राइम, तो हमारे पास I1 प्राइम हो जाएगा अलॉन्ग ए ओ। अब सिर्फ ए ओ लिख रहे हैं, उतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, या लिख ही देते हैं अलॉन्ग पाथ ए ओ। आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप शॉर्ट में भी लिख के चल सकते हैं। तो यह वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x वाई प्लस 1। अब देखिए y को हम ले आए तो हमारा y कांस्टेंट है, x के टर्म में नहीं, बट y कांस्टेंट हो गया, dy 0 हो गया, तो सिर्फ x वेरिएबल हमारे पास बच रहा है। देखिए, और x का लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, सो देख लीजिएगा, x का लिमिट कहाँ से लेंगे, 1 से 1, सॉरी 1 से 2, यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 to x इज इक्वल टू 2, ये लिमिट x का हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे लिख दीजिए वाई स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा ये डी एक्स, 1 का स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x, और यहाँ डी वाई है, तो डी वाई 0 होगा, डी वाई 0 होगा तो ये तो कंप्लीट टर्म में 0 हो गया।
लिखने की जरूरत है, dy 0, ये टर्म 0 हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ x। तो और लिमिट कहाँ से कहाँ लेना है, 1 से 2। एम आपका है 1 1 1 1 0 से 2 1 0, तो आपका 1 से 2 आया, x वेरी कर रहा है 1 से 2, तो हमने वही लिमिट लिया। तो लिमिट क्या हो गया आपका, dx का x हो जाएगा, और x का लिमिट लेंगे तो 2 - 1, समझ रहे हैं ना। dx का ये 1 हो गया, तो 1 तो बाहर हो गया, 1 इंटू डी एक्स हो गया, dx का इंटीग्रेशन x हुआ, और x का लिमिट बैठाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 - 1, तो आपके पास क्या आ गया 1, मतलब I1 प्राइम क्या आ गया 1। कहाँ से कहाँ लिए हैं, ए से बी क्यों ले रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अलोंग पाथ ओ बी, ये डायग्राम देखिए, अलोंग ए ओ ले लिए, ओ बी लेंगे, दोनों का सम करेंगे तो पाथ 1 बनेगा हमारा, तो अलोंग ओ बी लिखिए। सेम ओ बी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा अलोंग पाथ ओ बी, तो ओ बी का इक्वेशन सिमिलर तरीके से निकालेंगे तो क्या आएगा, y माइनस y1, y1 कितना हो गया 1, y2 माइनस y1, y2 हो गया 2 माइनस 1, x हो गया 2 माइनस 2, और x माइनस x1 1 आ गया, x माइनस ये 2 आ गया। अब देखिए यहाँ 0 आ रहा है, 2 माइनस 2 0, इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो बेसिकली क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 आएगा ये, ठीक है। वहाँ x इज इक्वल टू 1 आया था, आपके पास इक्वेशन यहाँ पे क्या आया था, y इज इक्वल टू 1 आया था, ये हमारे पास है। सिंपल आप नहीं भी निकालते तो देखिए ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर यहाँ आप लिखते हैं तो ये लाइन क्या है 1 पे है, ये 0 लेंगे तो आपके पास ये वाला लाइन जो आया वो y इजकल टू 1 हुआ, x चेंज कर रहा है, y आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे y चेंज कर रहा है, x कांस्टेंट है, x इजकल टू 2 लाइन का कुछ, तो x ये हो गया तो dx क्या हो जाएगा, x कांस्टेंट dx 0 हो जाएगा। और लिमिट क्या लेंगे हमारा, अब चूंकि यहाँ x को ले रहे हैं तो y का लिमिट लेना होगा, y का लिमिट कितना से कितना है वहाँ पे ऊपर में, y गया है 1 से 2, 1 2, y इजकल टू 2, वहाँ x 1 से 2 गया था फर्स्ट वाले केस में, और सेकेंड वाले मतलब ए ओ में x का लिमिट लिए थे, ओ बी में हम y का लिमिट लेंगे, y का लिमिट क्या लेंगे 1 से 2 लेंगे, ठीक है। तो I2 प्राइम हमारा क्या था, I2 प्राइम था हमारा इंटीग्रेशन एलोंग पाथ बी ओ, या बेसिकली पाथ ओ बी, और इंटीग्रेशन क्या था वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x वाई प्लस 1 डी वाई। हमें क्या करना है, x इक्वल 2 पुट करना है और dx को 0 पुट करना है, dx 0 पुट कीजिएगा, ये इंटीग्रेशन खत्म हो गया, और यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट कर दिए, x इक्वल 2 पुट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा बेसिकली, और लिमिट क्या आ जाएगा y का 1 से 2, और 2, तो 2 यहाँ पे 2 पुट किए 4 हो गया, 4y प्लस 1 डी वाई, तो आपके पास इंटीग्रेट होकर क्या आएगा 4y स्क्वायर बाई 2, 4y स्क्वायर बाई 2 प्लस y आएगा 4y, तो 4y, और लिमिट आपका हो गया 1 से 2, ये क्या आ गया 2 हो गया। अब लिमिट अपर लिमिट बैठाइएगा तो क्या आएगा, ये 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, और ये 4 दूना 8 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बैठाएंगे तो 1, तो गया 2 प्लस 4, तो 8 16 में 10 जाएगा तो सॉरी 16 में 6 जाएगा तो 10 बचा, ये आपका 10 बच गया। तो मतलब I2 प्राइम क्या आ गया आपका, देयरफॉर I2 प्राइम इज इक्वल टू 10। अब ध्यान रखिए कहाँ से कहाँ लिए हैं, I1 लिए हैं A से O, I1 प्राइम लिए हैं A से O, और I2 प्राइम लिए हैं O से B, ठीक है। और हमारा मतलब पाथ 1 में क्या था I1 प्लस I2, तो पाथ 1 हम ले रहे हैं, तो आपका I1 प्राइम क्या आ गया, I1 प्राइम था I1 प्राइम प्लस I2 प्राइम। अब इसके लिए क्या था, ये आपका है इंटीग्रेशन एलोंग पाथ 1 v डॉट डी आर,
और ये था अलोंग पाथ AO लिए थे V.dr, और ये लिए थे अलोंग पाथ OB V.dr। ये कहाँ से कहाँ था? A से O था, ये O से B था, ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली क्या हो गया? A से B, ये इसको हम निकाल रहे हैं A से B, ये हमारा आया है A से B, आप ले रहे हैं V.dr, सॉरी V.dr, और ये क्या आया? फर्स्ट वाला जो हमारा AO आया था वो 1 आया, और सेकेंड वाला का वैल्यू 10 आया, जो हो गया 11। तो हमारे पास ये क्या आ गया? A to B 11 आ गया। ठीक है, तो आपके पास I प्राइम जो है, I प्राइम इक्वल टू A to B V.dr इज इक्वल टू 11 आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या क्या दिया था देख लेते हैं एक बार। इक्वेशन नंबर हमने इसको माना था, I को माना था 2, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, तो हमारे पास ये लाइन इंटीग्रल निकल गया कौन कौन? फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास I आया है। I क्या है? बेसिकली A से B लिए हैं अलोंग पाथ 1, ये पाथ 2, अलोंग पाथ 2 हमारे पास क्या है? V.dr हमने निकाला था, वो आया 10, और हमने I प्राइम निकाला है, वो A से B V.dr अलोंग पाथ 1, ये आया है 11। अब हमको निकालना क्या है? टोटल पाथ, मतलब ये जो हमारे पास लाइन है, मतलब क्लोज लूप के लिए ऐसे गया था ऐसे, तो हमने I निकाला है यहाँ से यहाँ A से B, और I प्राइम निकाला है AOB, ये आपका पाथ 1 है, ये पाथ 2 है। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो लेना हमें कि हम A से B गए और B से A आए, तो हमारा क्लोज इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ के लिए क्या होगा? अगर हम ऐसे लिखें V.dr क्लोज पाथ के लिए, और किधर से किधर ले रहे हैं हम? A से B जा रहे हैं और फिर B से A जा रहे हैं, ये पाथ 1 लिए थ्रू पाथ 1, और फिर B से A हम लिए पाथ 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको लिखेंगे हम, ये A से B थ्रू पाथ 1 V., और दूसरा क्या लिखे? दूसरा हम लिख रहे हैं A से B, B से A V.dr। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या लेके आए हैं? A से B लेके आए हैं, इसको अगर हम चेंज कर दें, ये हमारा A से B, ये पाथ 2 है, लॉन्ग पाथ 2 V.dr। अब इसको उल्टा कर दें अगर इसके लिमिट को, तो हम लिख सकते हैं माइनस A to B V.dr। ये अलोंग पाथ 1 है, अलोंग पाथ 1, और ये है अलोंग पाथ 2। बेसिकली क्या है? ये I आपका, ये I प्राइम है, और ये I है, और I प्राइम हमारा क्या निकला था? I प्राइम हमने निकाला है 11, और I निकला है 10। तो आपका क्लोज इंटीग्रल क्या हुआ? क्लोज इंटरवल के लिए लाइन इंटीग्रल 1 हो गया। ये V.dr हमारे पास क्लोज पाथ के लिए 1 आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया। ठीक है, ये हमें निकालना था। अब ध्यान रहे, इस केस में मैंने दिखाया कि क्लोज इंटीग्रल के लिए ये 0 नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने शुरू में बताया था आपको कि कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होता है, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए लाइन इंटीग्रल अगर क्लोज पाथ में लेते हैं तो वो 0 होता है, वैसा फंक्शन जो है वो कंजर्वेटिव कहलाता है। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल आप इसको समझिए, और
अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, फिर क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमने क्या क्या किया समराइज करते हैं। पहला काम किया, लाइन इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रेशन अलोंग ए कर्व। अब कर्व के अलोंग हमने कोई वेक्टर लिया है और एक कर्व के अलोंग ले रहे हैं, तो कर्व के अलोंग कंपोनेंट ले लिया, वी एक वेक्टर लिया, उसको डी आर के अलोंग कर्व के अलोंग लिया, तो वी कॉस थीटा डी आर ले लिया, उसको हम वी डॉट डी आर लिख सकते हैं। अब चूंकि वेक्टर का इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं, तो हमको पहला काम है कि इसको हम स्केलर फॉर्म में ले आए ताकि इंटीग्रेट कर सकें। तो वी डॉट डी आर को हमने डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। तुम्हारे पास वी एक्स डी एक्स आया प्लस वी वाई डी वाई प्लस वी जेड डी जेड, यूनिट वेक्टर्स तीनों के साथ आई जे के अपना अपना रहेगा। आई जे के को इसलिए बाहर कर पाया क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं। पोलर और सिलिंड्रिकल में होता शायद हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ वेरी करेगा, तो उसको छोड़िए। अब हम जो यहाँ कर रहे हैं, इतना करने के बाद ध्यान क्या रखना है बात कि अगर v हमारे पास जो फंक्शन है एक्स वाई जेड तीनों का है और उसको अगर डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो v का डिपेंडेंस हमको x पे लाना पड़ेगा, मतलब y और जो z है उसको x के टर्म में सब्स्टिट्यूट करना है। सिमिलरली अगर y के रिस्पेक्ट में लेना चाहते हैं इंटीग्रेशन, तो जो x और z है उसको y के टर्म में उस फंक्शन में लिख लेना पड़ेगा। मतलब हमारे पास चूंकि लाइन के लॉन्ग इंटीग्रेशन लेना है, लाइन में क्या होता है, कोई एक ही वेरिएबल होगा। अगर आप एक लाइन बनाएंगे तो उसके लिए कितना वेरिएबल आपको जरूरत है, एक वेरिएबल का, बाकी दो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, तो एक वेरिएबल चेंज करेगा। इसलिए अगर आप लाइन के लॉन्ग इंटीग्रल आपको निकालना है, तो हमेशा जो भी इंटीग्रेशन आपका रहेगा उसको आप एक वेरिएबल में ले आइए। टारगेट यही है, पहले तो वेक्टर से कांस्टेंट में स्केलर में लाइए, फिर स्केलर से उसको एक वेरिएबल में लाइए, और फिर आराम से आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा जैसे स्केलर इंटीग्रल करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।